बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरेमन के बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत तो हमेशा बनल रही है नहीं, हमीन कर जे प्यार है वो हमेशा बरकरार रहे के चाहिए है नहीं किसान भाई बहन। तो किसान भाई बहन कार्यक्रम के आगे बढ़ाई कर आगे चलूँ। हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अनुदानित दर पर देता है पशु आहार। राज्य में समय समय पर चलाए जाते हैं बीजोपचार कार्यक्रम। एक साथ बहुत सारे काम करता है पावर टीलर। बेहतर पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए अच्छा और पौष्टिक पशु आहार एवं पूरक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत संतुलित पशु आहार, मिनरल मिक्सचर और शीतवर्धक इत्यादि अनुदानित दर पर पशुपालकों को देने का कार्यक्रम चला रही है। इस कार्यक्रम का लाभ अधिकतम 10 या उससे कम दुधारू रखने वाले पशुपालकों को दिया जाता है। इच्छुक पशुपालक ग्राम सभा की अनुशंसा के साथ जिले के गव्य विकास पदाधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण अनाज हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब फसल रोग मुक्त और कीट मुक्त हो। रोग मुक्त और कीट मुक्त फसल प्राप्ति के लिए बीजोपचार सशक्त माध्यम है। कृषि विभाग झारखंड समय समय पर राज्य के विभिन्न जिलों में बीजोपचार कार्यक्रम चलाती है, जिसके अंतर्गत किसानों को बीजोपचार करने के तरीके बताने के साथ दवाएं भी मुहैया कराई जाती है। राज्य के कृषक इन कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। स्वीट कॉर्न आजकल हमारे झारखंड के लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय स्वीट कॉर्न लगाने के इच्छुक हैं, वे स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में सुगरी 75, मिष्टी, माधुरी और प्रिया बेहतर माने जाते हैं। स्वीट कॉर्न ये प्रभेद कम समय में अच्छी उपज देने के लिए प्रचलित हैं। सुगरी 75, मिष्टी, माधुरी और प्रिया स्वीट कॉर्न के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं और कम समय में तैयार हो जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 10 से 12 किलोग्राम की दर से बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। स्वीट कॉर्न के ये प्रभेद 80 से 85 दिनों में तैयार हो जाते हैं तथा 200 से 250 क्विंटल तक स्वीट कॉर्न की उपज पाई जा सकती है। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। आलू की फसल में ठंड और कुहासे के कारण अंगमारी रोग लगने की संभावना रहती है। ये अंगमारी रोग 2 प्रकार के होते हैं, अगेती अंगमारी और पिछेती अंगमारी। अगेती अंगमारी में पत्तियों में धब्बे हो जाते हैं और पिछेती अंगमारी की स्थिति में पत्तियों के किनारे किनारे धब्बे बनते हैं, जो आलू की फसल को प्रभावित करते हैं। इस रोग के असर से फसल की पैदावार कम हो जाती है और उत्पादन बहुत कम हो जाता है। रीडोमिल दवा के छिड़काव से इस रोग पर काबू पाया जा सकता है। किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी करनी होती है। इस कार्य को आसानी से करने के लिए किसान पावर टीलर नामक उपकरण की सहायता ले सकते हैं। खेत की तैयारी में होने वाले बहुत सारे कामों को ये उपकरण तुरंत निपटा देता है। ये है पावर टीलर। खेत में ये उपकरण किसानों की बहुत तरीके से मददगार साबित होती है। इस उपकरण द्वारा खेत की जुताई, ढुलाई, ढेला फोड़ना जैसे कामों को आसानी से किया जा सकता है। पावर टीलर की मदद से एक दिन में लगभग 6 एकड़ भूमि को बुआई के लिए तैयार किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस।
देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद अर्चना। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं पंडरा बाजार समिति, जहां से हम आपको बताएंगे कि आज के मंडी में क्या कुछ है खास। दर्शकों, आज हम लेने जा रहे हैं दाल को, जिसमें दाल में सबसे पहले हम लेंगे मूंग दाल को। मूंग दाल का न्यूनतम दर है 9,000 रुपये और अधिकतम है 10,000 रुपये। दूसरे में जाएंगे चना दाल। चना दाल का न्यूनतम दर है 6500 रुपये और अधिकतम दर है 7,000 रुपये। फिर जाएंगे हम मसूर दाल में। मसूर दाल का भी न्यूनतम दर है 6500 रुपये और अधिकतम दर है 7,000 रुपये। आखिरी में हम देखेंगे उड़द दाल को, जिसका न्यूनतम दर है 9500 रुपये और अधिकतम दर है 10,000 रुपये। दर्शकों, आज के मंडी भाव में बस यही खास था। आइए आपको वापस लिए चलते हैं स्टूडियो। कृषि समाचार में आज इतना ही। हम सबके सहयोग से राज्य में कोरोना संक्रमण लगभग समाप्त हो गया है। फिर भी सतर्कता जरूरी है। संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें और जो किसान भाई अभी तक टीका नहीं लिए हैं वे टीका जल्द लगवा लें। साथ ही बूस्टर डोज लगवाने में भी देर ना करें ताकि कोरोना बीमारी पूरी तरह समाप्त हो सके। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन, कृषि समाचार में रौरेमान तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रौरेमान के जानकारी देवा थी। फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है।
उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरेमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी है वो बहुत सुंदर है। जानकारी है कि गोभी वर्गीय फसल में कीट प्रबंधन कैसे करल जाए। ये तो बहुत बढ़िया भाई है ना, इके हर किसान भाई बहन मन के जानना बहुत ज़रूरी है। तो जानना है तो चलो हम रौरेमन के लेके चले थी फीचर कर माध्यम से एक जानकारी रौरेमन के दिवा थी। गोभी वर्गीय सब्जी की फसलों का सब्जियों की फसलों में मुख्य स्थान प्राप्त है। गोभी वर्गीय सब्जी की फसलें हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर होती है। आजकल गोभी वर्गीय सब्जी की फसलों की खेती सर्दियों के मौसम में ही नहीं, गर्मी और बरसात में भी होती है। लेकिन अभी हम चूंकि बात जाड़े के मौसम की कर रहे हैं, क्योंकि अभी जाड़े का मौसम है और इस वक्त सबसे अधिक खेती गोभी वर्गीय फसलों की होती है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम आप पहुंचे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची। हमारे साथ हैं कीट विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पी के सिंह जी। आइए इनसे हम जानते हैं गोभी वर्गीय सब्जियों में समेकित कीट प्रबंधन। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हाँ, किसान भाइयों को जोहार, नमस्कार। खास करके गोभी वर्गीय कीटों में कीट प्रबंधन करना बहुत ही ज़रूरी होता है और हमें यह ध्यान रखना है कि ये सब्जियाँ चूँकि हम खाते हैं तो हमको इस तरह से प्रबंध करना है कीटों का कि कीट का भी प्रबंधन हो जाए और हमारे सब्जियों के ऊपर कोई कीटनाशक का अवशेष भी नहीं रहे, जिसको हम खाएं तो भी हम स्वस्थ रहें। तो मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा कि गोभी में खास करके हमारे झारखंड राज्य में 3-4 तरह के कीड़े लगते हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा कीड़ा लगता है वो है डायमंड बैकमाथ। इसको कहते हैं हरित पृष्ठिक पक्ष। इस कीट की पहचान बहुत आसान है किसान भाई। इसके पतंगे को देखेंगे लोग किसान, तो उसके जो पंख पर जो ना हीरे रंग का एक आकार बना रहता है, इसीलिए इसका नाम रखे हैं हम लोग डायमंड बैकमाथ। और यह जो कीड़ा है पूरे विश्व में सभी जगह नुकसान पहुंचाता है और हमारे झारखंड राज्य में जो कि गोभी हो गई, पत्ता गोभी, ये सब हम लोग सालों भर खेती करते हैं, इसलिए इस कीट को जो है भोजन सालों भर मिलता है और इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें सबसे ज़रूरी है कि इसी कीट का अगर हम लोग प्रबंध कर लें तो बहुत सारी चीज़ों से हम लोग अपने फसल को बचा सकते हैं और ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। जानकार कहते हैं कि गोभी वर्गीय सब्जी की फसलों में कीट और रोगों का प्रकोप तेजी से फैलता है, जिसकी वजह से किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि आप उन्हें कीटों से बचाएं। जानकार कहते हैं कि गोभी वर्गीय फसलों में जो कीट लगते हैं उनमें पत्ता गोभी का शिर बेधक कीट प्रमुख है। इसके अलावा सुंडी गोभी की नई बढ़ती पत्तियों को खाती है। अगर जब किसान भाई अभी पत्ता गोभी लगाने जा रहे हैं तो सर्वप्रथम ये ध्यान रखें कि जब भी लगाते हैं तो 2 पंक्ति वो सरसों लगाएं और उसके बाद 25 पंक्तियां पत्ता गोभी की हो या फूल गोभी की हो या गांठ गोभी को लगाएं, फिर पुनः 2 पंक्तियां लगाएं। बाकी यहाँ ध्यान ये रखना है कि शुरू की पंक्तियां 2 लाइन सरसों से बंद हो और लास्ट वाली भी 2 लाइन सरसों से है। ऐसा इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि इस कीट का ट्रैप करते हैं हम लोग। इस कीट के जो कीड़े हैं आकर के सरसों पर पहले खा जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तब बंधे गोभी पर आते हैं। इस प्रकार से हमारा कीट का बचाव हो जाता है। और दूसरा, जब जैसे ही फसल बढ़ रही है और कीट का अगर प्रकोप दिख रहा है, क्योंकि इसकी जो सुंडी होती है हल्के भूरे रंग की होती है और ये बंधे को खा जाती है, माथा को छेद कर देती है, पत्तियों को छेद कर देती है, जिससे कि काफ़ी नुकसान हो जाता है। इस तरह से वो फूल गोभी में भी नुकसान करता है, तो जिससे कि बाज़ार भाव भी बहुत ही प्रभावित हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब देखें किसान भाई कि इसका प्रकोप हो रहा है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि बंधा गोभी लगाने के करीब 10 से 12 दिन के बाद कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4G नाम की एक दवा आती है, उसकी जो है 1-1 ग्राम मात्रा प्रति थल्ला में डाल दें। इससे क्या होता है कि अगर आप शुरू में डाल देंगे तो कीटनाशक का प्रभाव का असर नहीं रहेगा जब फसल तैयार होंगे तब। इससे भी इस कीट का प्रभाव हो जाता है।
और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये कीड़ा जो है लाइट की तरह, प्रकाश की तरह आकर्षित होता है। तो आज के दिन में प्रकाश प्रपंच पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, जो बैटरी चलित भी हैं, सोलर चलित भी हैं। तो मैं चाहूँगा किसान भाई से उसका प्रयोग करें और खेतों में लगाएं। ये कीट जो है रात्रि में जो है प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं और उस ट्रैप में फंस करके मर जाते हैं, इसलिए इनकी जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती है। प्रबंधन के लिए जरूरी है कि गोभी के शिर बेधक कीट के प्रबंधन के लिए नीम तेल का 5 मिलीलीटर प्रति लीटर का छिड़काव करें। बरसात के मौसम में नर्सरी में दिखाई देने वाले तना छेदक की रोकथाम के लिए क्यूनाल्फास 25 EC का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें। फसल में आगे अगर कीड़े लग रहे हैं, बंदा गोभी लग रहा है, डायमंड बैकमाथ, तो ऐसी परिस्थितियों में इस कीट के नियंत्रण के लिए नीम से निर्मित दवा सबसे बढ़िया नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट करते हैं 5%, जो किसान भाई उसको बना लें और उसका आप छिड़काव 2-3 बार 8 से 10 दिन के अंतराल पर करें। और उसके बाद किसान भाई चाहें तो जहरीली कीटनाशक दवा ना डाल करके BT एक नाम की दवा आती है, बैसिलस thuringiensis, इसकी 1 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके भी उसका आप छिड़काव करें। इससे भी इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। तो अगर इस तरह से हम लोग करते रहेंगे तो खास करके इस कीड़े का प्रकोप से हम लोग बच जाएंगे। और जो दूसरा कीड़ा यहाँ लगता है, ये माहू कीड़ा लगता है, खास करके जनवरी में। ये छोटे छोटे काले काले माहू होते हैं जो कि पत्तियों से, मुलायम शाखाओं से रस चूसते हैं और रस चूसने के बाद वो पौधे की बढ़वाट रुक जाती है, उसकी आकृति बदल जाती है। तो इस कीट का भी, चूँकि इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है, अगर मौसम ठंडा हो गया तो कीट की भी आबादी बहुत तेज़ बढ़ती जाती है। तो इस कीट के नियंत्रण करने के लिए भी हमारे पास आजकल उपलब्ध है पीला प्रपंच, जो पीला चिपचिपा प्रपंच है, उसे भी कम से कम 15 प्रति एकड़ लगा दें। तो इससे क्या होता है, इस कीट के जो पंख वाले कीड़े आते हैं जो शुरू में, तो वो आकर के उसमें चिपक करके मर जाते हैं। और फसल की अवस्था में अगर ये लग रहा है शुरू की अवस्था में, तो आप किसान भाई नीम से निर्मित दवा या आप बाज़ार में दवा भी है एजाडेक्टिन, उसकी जो है 1500 ppm की दवा जो आती है, उसको 1 मिलीलीटर मात्रा मिला करके आप छिड़काव कर देंगे तो ये इससे भी बचाव हो जाएगा। चूँकि हमें यहाँ ध्यान रखना है कि कीट जो है में कोई हमको जहरीली रासायनिक दवा का नहीं डालना है, नहीं तो कीट जो है हमें हमारे फसलों पर का असर रहेगा उसके कीटनाशक दवाओं का, और उससे काफ़ी नुकसान होगा। तो अगर सब परिस्थितियाँ हो रही है, डायमंड बैकमाथ या एफिड अगर लग रहा है और बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ रही है, तब हम लोग कहेंगे कीटनाशक दवा का आप छिड़काव करें। इसके लिए दवा जो आती है इमेक्टिन बेंजोएट, जो कि 15 SG के नाम से उपलब्ध है, इसकी जो है 1 ग्राम मात्रा को 3 लीटर पानी में घोल करके उसका आप छिड़काव करें। या एस्पाइनोसाड 45 EC की दवा एक आती है, उसको भी जो है 1 मिलीलीटर मात्रा को 2 लीटर पानी में मिला कर छिड़काव करें। इससे भी जो है आपका पतंगा बच जाता है। तो देखो ये जानकारी रौनक के बहुत सुंदर मिलक है ने। और दूसर जानकारी है वो बहुत सुंदर है, वो जानकारी है कि जाड़ा कर मौसम में पशु मन कर देखभाल कैसे करल जाए। भाई रौरमन तो देखा थी कि जाड़ा गिरे लायक है ने। अब जाड़ा कर मौसम में आदमी मन के तो जाड़ा लगबे करेला, मकिल पशु के भी बहुत जाड़ा लगे, उनके बचाना बहुत जरूरी है। तो चलो जाड़ा कर मौसम में पशु मन कर देखभाल कैसे करल जाए, एक जानकारी रौरमन के हमें के जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से दिवा थी। आज हम आप पहुँचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मांडू में और हमारे साथ यहाँ के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सुधांशु शेखर जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं जाड़े के मौसम में पशुओं की देखभाल किस तरीके से की जाए। बहुत ही समसामयिक प्रश्न है आपका कि जाड़े में पशुओं की देखभाल कैसे करें। जैसे कि बदलते मौसम में आदमी देखिए परेशान हो जाता है, बदलते मौसम में जैसे हम लोग सर्दी से परेशान हो जाते हैं, उसी तरह पशुओं में भी अगर हम बदलते मौसम में उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो उनके उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले उसके रहने पे हमें को ध्यान देना चाहिए। रहने में हम लोग जो है सबसे पहले ये देखेंगे पशुशाला में जो है हवा सीधी ना आए, इसके लिए हमें जो है पशुशाला में टाट का व्यवस्था करना चाहिए। इसके अलावा हमें खान पान पे भी ध्यान देना चाहिए। रख रखाव में एक और चीज़ जो हमें ज़रूरी है कि पशु का जो है मल मूत्र गोबर वगैरह जो है पशुशाला में ज़्यादा देर तक ना रखें। इससे क्या होता है पशु को ठंड लगती है और पशु बैठ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में हमें जो है पशुशाला में जो जहाँ मलमूत्र निकलने का व्यवस्था समुचित रखना चाहिए। पशु ऐसे जगह पशु का जो रहने का स्थान है साफ़ सुथरा रहना चाहिए, सूखा रहना चाहिए, जिससे पशु जो है सही समय पर बैठ सके। इसके अलावा हमें खाने का भी ध्यान रखना चाहिए। खाने में जो है जैसे कि ठंड बढ़ती है तो हमें ज़्यादा उष्मा की ज़रूरत होती है, तो जो ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं उसमें जो है हमें ऐसे दाने का मिश्रण का चयन करना चाहिए जिसमें एनर्जी का मात्रा ज़्यादा हो
और हमें 1 किलो दाने का मिश्रण ज़्यादा जो जितना हम पशु को देते हैं जाड़े के मौसम में 1 किलो अगर हम ज़्यादा, क्योंकि जो हमें उसमें जो है दूध उत्पादन करने में जितना हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और हमें उस समय जाड़े के मौसम में पशु को गर्म करने के लिए भी पशु का जिससे मेटाबॉलिज्म अच्छा हो, इसके लिए भी हमें अतिरिक्त जो है हमें दाने का मिश्रण देना चाहिए। तो हमें प्रत्येक पशु जो है 1 किलोग्राम अधिक दाने का मिश्रण देना चाहिए। तो इसमें अगर जो दुधारू पशु है उसमें हम अगर सोयाबीन का खल्ली का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो हमारा उत्पादकता बरकरार रहेगा। इसके अलावा जो है जाड़े के मौसम में बहुत तरह का बीमारी होने का संभावना रहता है। छोटे जैसे जो बछड़े बछड़ियाँ जो है जाड़े में जन्म लेती है उसमें निमोनिया का प्रकोप ज़्यादा होता है, तो हमें ऐसे हमें निमोनिया से पशु को बचाना चाहिए। साथ में डायरिया का भी संभावना, विंटर डायरिया का भी संभावना छोटे बच्चे में ज़्यादा रहता है, तो हमें डायरिया और निमोनिया से जो छोटे बच्चे हैं उसको बचाने का कोशिश करना चाहिए। इसके लिए जो है पशुशाला में जो है हम लोग को रात का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, तो हमें पशुशाला में बल्ब लगाना चाहिए जिससे रात का टेम्परेचर काफ़ी कम ना हो सके और जो है पशु जो है स्वस्थ रह सके। और इसके अलावा जो है हमें कुछ जो है टीकाकरण पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ठंड के मौसम में हमें खुरपका मुंहपका रोग जो है, जो क्लोवन फुटेड एनिमल है, जो चौपाया जानवर है, उसमें होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमें दिसंबर के मौसम में जो है नवंबर के अंत में या दिसंबर के शुरुआती में हमें रक्षा FMD का टीका अवश्य सभी पशु को लगा दें, जिससे क्या कहते हैं पशु को ये जो खुरपका मुंहपका रोग है जो एक गंभीर बीमारी है, अगर ये किसी एक पशु में हो जाता है तो मुझे पूरे गांव में फैलने की जिससे संभावना रहती है और इसमें पशु के उत्पादकता पर काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो हमें पशुपालक से अनुरोध है कि इस मौसम में अपने जितने दुधारू पशु के अलावा अन्य पशु जितने खुर वाले पशु हैं उसको जो है आप रक्षा FMD का टीका अवश्य लगाएं। सूकर में जो सबसे बड़ा समस्या है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, इससे हमें सूकर को बचाना चाहिए और इससे बचाव के लिए जो है हमारे यहाँ जो है टीका भी उपलब्ध है और हमें साफ़ सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। और इसका लक्षण ही है कि इसमें शरीर में जो है चकत्ते गोल्ड डायमंड शेपेड जो है उसके शरीर पर जो है स्किन पे जो है इसका लीजन आने लगता है। तो अगर ऐसे में हो तो सर्वप्रथम हम करेंगे कि वैसे पशु को भीड़ झुंड से अलग कर देंगे, उसको अलग व्यवस्था करेंगे, क्योंकि ये इस बीमारी को हो जाने पर इसका कोई इलाज संभव नहीं, क्योंकि ये विषाणु जनित रोग है। तो हमें इसके बचाव के लिए जो है टीकाकरण पे बल देना होगा। दुधारू पशु में जैसे ही आपका टेम्परेचर कम होता है तो पशु के दूध उत्पादन में कमी हो जाती है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो हम उसको चारा देते हैं, चारा उत्पादन के अलावा शरीर को गर्म करने में खर्च हो जाता है। तो ऐसे में हमें चारा अतिरिक्त जो है दाने का मिश्रण देना चाहिए। दाने का 1 किलो प्रत्येक पशु अगर हम दाने का मिश्रण हम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो पशु का उत्पादकता बरकरार रहेगा। तो ऐसे में अगर हम क्या करते हैं, साथ ही अगर दुधारू पशु को हम सोयाबीन का खल्ली, बिनौला का खल्ली अगर हम देंगे तो उसका उत्पादकता बरकरार रहेगा। इस मौसम में चूँकि धूप कम होता है तो विटामिन D की कमी हो जाती है, तो ऐसे में विटामिन AD3 का अगर हम सिरप पशु को पिलाएंगे तो हमारा उत्पादकता बरकरार रहेगा। सबसे पहले जो बच्चे पैदा होते हैं ठंड में, उसको बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कोलेस्ट्रम का पिलाना, जिसको जन्म के तुरंत बाद जो है माँ का जो गाढ़ा पीला दूध होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो अगर हम जो नवजात बच्चियाँ जो जन्म लेती है अगर उसको कोलेस्ट्रम हम पिलाएंगे, उसमें रोग लड़ने का क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। तो कोलेस्ट्रम फीडिंग अगर हम कराते हैं तो उससे रोग से बचाव किया जा सकता है। तो पशुपालन भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जन्म के तुरंत बाद जो है पशु को जितना जल्द हो सके पशु के बच्चे को उसको कोलेस्ट्रम पिलाएं। वो उस कोलेस्ट्रम में रोग से लड़ने का क्षमता होता है और पशु जो है आपका स्वस्थ रहेगा और आपकी बच्चियाँ जो है अच्छी रहेगी। तो देखो आज रौनम का दुगो जानकारी मिलक और दुयो बेस मिलक नहीं। तो किसान भाई बहन मन ऐसा जानकारी को रौठीन है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो रोरमन आज मनोज वर्मा की इजाज़त दो मकिल यह दिना और यह बेरा फिर भेंट हुई। तब तक नमस्कार जोहार।
कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन